नीता से बड़ी है। अब इन 5 लोगों में कहीं पे नीता होगी, कहीं पे बीना होगी। कहाँ पे होगी हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं ये 5 हमारे गोले हो गए, 5 हमारे ये गोले हो गए। अब इन 5 गोलों में हम मान लेंगे यहाँ पे नीता है। क्या है? यहाँ पे नीता है। कहीं पे भी नीता हो सकती है, क्योंकि हमें पहले ही मालूम पड़ गया जो बीना है वो नीता से बड़ी है। हम मान लेते हैं इधर हमारा क्रम क्या है, ये बड़ा वाला है, और बड़ी संख्या इधर है या बड़ा है ना, और इधर क्या है, छोटा है। इधर क्या है, छोटा है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बीना को। नीता से बड़ी कौन है, बीना है, लिख लिया। आगे आइए, बीना नीता से बड़ी है, बीना नीता से बड़ी है। रमेश नीता से बड़ा है। अब रमेश भी जो है नीता से बड़ा है, किंतु बीना से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रमेश होगा, जो रमेश आएगा वो कहाँ आएगा, रमेश आएगा। रमेश नीता से बड़ा है किंतु बीना से छोटा है। तो नीता से बड़ा है और बीना से छोटा है, तो बीना कहाँ चली गई, बीना आ गई यहाँ पे, और रमेश आ गए यहाँ पे, रमेश आ गए यहाँ पे। अब देखिए कंडीशन में, बीना नीता से बड़ी है, बीना जो है वो नीता से बड़ी हो गई। रमेश नीता से बड़ा है। रमेश जो है वो नीता से, रमेश जो है वो नीता से बड़ा है। रमेश नीता से बड़ा है, इधर बड़ा वाला लगा रहे ना, ओके। किंतु बीना से छोटा है, बीना से छोटा है, बीना के बाद में आ गया। क्लियर? अब आगे आइए, दिनेश सुरेश और नीता से छोटा है। जो दिनेश है वो सुरेश और नीता से छोटा है। तो दिनेश कहाँ आ जाएगा, दिनेश आ जाएगा यहाँ कहीं पे। दिनेश जो है सुरेश और नीता से छोटा है। इसका मतलब क्या आ गया, दिनेश यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दिनेश जो है वो नीता से भी छोटा है और सुरेश से भी छोटा है। तो देखिए 5 नाम आ गए कि नहीं आ गए। पहले एक नंबर पे कौन आ गया, बीना, फिर रमेश, फिर नीता, फिर सुरेश, फिर दिनेश। अब कहा गया है नीता से छोटा है, नीता सुरेश से बड़ी है। नीता जो है वो सुरेश से बड़ी है, नीता सुरेश से बड़ी है। देखिए नीता क्या है, सुरेश से बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन निकला, तो ये चित्र में इस डायग्राम में बड़ा सबसे कौन हो गया, आंसर आ गया बीना का। जो सबसे पहले है वो हमारा बड़ा वाला था, तो बीना सबसे बड़ी है। कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा बीना है। कौन है, बीना। कोई दिक्कत? एक चीज समझ में आ गई है, पहला सवाल हो गया। इसी सवाल में दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि मध्य में कौन है। मध्य मतलब बीच में कौन है, मध्य में कौन है। तो मध्य में कौन है, यहां पे देखिए, मध्य मतलब बीच में। 5 लोगों में बीच में कौन आया, बीच में नीता आ गई। कौन आ गया, नीता। तो उत्तर हो गया नीता। देखिए कितना आसानी से 2 आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन और आया था, बीना और नीता के बीच में कौन है। अब बीना यहाँ पे है, नीता यहाँ पे है, तो इनके बीच में कौन है, इनके बीच में रमेश है। तो बीना और नीता के मध्य में, बीना नीता के मध्य कौन है, मध्य में कौन है, रमेश है। तो देखिए एक ही सवाल में 3 आंसर हो गए, 3 उत्तर हो गए, और 3 नंबर आपके पक्के हो गए। ऑर्डरिंग के सवाल ऐसे ही आते हैं। एक बार डायग्राम आपने बना लिया, सही डायग्राम बन गया, तो उत्तर सभी के सभी सही होंगे, है ना। अगला सवाल और करेंगे जिससे आपकी समझ में आ जाए। चलिए नोट करिए, सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जवाब अभी नहीं देंगे, जब हम कहेंगे तब देंगे। पहले सवाल को आप पढ़िए, समझिए और फिर करिए, ठीक है ना। सवाल कह रहा है सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना भारी राजू है। जितना या उतना आ जाए तो समझ जाइए कि उससे कम ही है ये, है ना। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। सबसे हल्का कौन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें
करना है। क्लियर? मैं कर रहा हूं, अब आप लोग चैट में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर चैट में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। सुरेश, ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शिवा, आप समझिए ये ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग में आपको एक डायग्राम बनाना होता है, आपको जो कथन ये दिए जाते हैं, ठीक है ना, इनको लिखना होता है, व्यवस्थित करना होता है, ठीक है ना? आप समझिए, अभी सवाल और करेंगे तो समझ में आपकी आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? ओके, देखिए ऑर्डरिंग कैसे करना है। यहाँ पे कितने लोग हैं? एक सुरेश है, अनिल है, राजू है, 3 लोग हो गए, और जयेश 4 हो गए, कृष्णा 5 हो गए। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो हम 5 यहाँ पे डॉट बना लेंगे, जैसा अभी हमने बताया। जितने कुल लोग होते हैं उतने आप डॉट बना लीजिए या लाइनें खींच लीजिए, ठीक है ना? 3 हो गए, 4 हो गए, और ये 5 हो गए। अब कहा गया, जैसे कह रहा है कथन वैसे ही हम लिखते चलेंगे। सुरेश जो है अनिल से भारी है, तो एक तरफ हम क्या कर देंगे, इधर कर दिया हमने हल्का, क्या कर दिया, हल्का, इधर कर दिया हमने भारी। अब आप समझिए, सुरेश जो है अनिल से भारी है, तो भारी वाला किधर होगा, इस तरफ होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन है, अनिल है। कौन है, अनिल। माना अभी क्लियर नहीं है ना? अभी देखिए ये सब चेंज होता रहता है, तो ये सब पेंसिल से लिखेंगे पेपर में हम। सुरेश जो है वो अनिल से भारी है, तो इसका मतलब सुरेश कहाँ आएगा, अनिल के बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा, अनिल के बाद में आएगा, क्योंकि भारी है। लेकिन उतना भारी नहीं है जितना राजू। इसका मतलब राजू क्या होगा, राजू जो होगा वो सुरेश के बाद में भी आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे राजू आ जाता है लास्ट में। क्या मान लिया हमने, राजू कहाँ जाता है, लास्ट में आ गया। अभी माना, अभी समझिए, राजू कहाँ गया, आखिर में आ गया। अनिल के बाद आएगा, ये पक्का है। अब देखिए, सुरेश अनिल से भारी है, तो सुरेश, हम मान लिया सुरेश यहाँ पे आ गया। सुरेश जो है अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना राजू है। मतलब राजू का वजन क्या होगा, सुरेश से भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा है, इसी वजह से हमने उसको भारी की तरफ लिखा है। ये भारी हो गया। अनिल जयेश से भारी है, अनिल जो है वो जयेश से भारी है। अब जयेश कहाँ होगा, अब अनिल यहाँ पे आया तो जयेश कहाँ होगा, अनिल जो है वो जयेश से भारी। इसका मतलब जयेश का वजन जो होगा वो अनिल से कम होगा। तो जयेश को हम दूसरी तरफ लिख लेंगे, बाईं तरफ लिख लेंगे। कृष्णा सुरेश से भारी है। अब जो कृष्णा है वो क्या है, सुरेश से भारी है। तो कृष्णा कहाँ आएगा, सुरेश के बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा, सुरेश के बाद में आएगा। ओके, बस अगर ये चीज समझ गए तो सवाल आपका लग गया। और यहाँ पे आ गया कृष्णा। अब ध्यान से देखिए, आपके पांचों के पांचों लोगों के नाम हो गए। पहले पे जयेश आ गया, दूसरे पे अनिल आ गया, तीसरे पे सुरेश आ गया, चौथे पे कृष्णा आ गया, पांचवे पे राजू आ गया। कभी अगर डायग्राम नहीं बनता है तो हम रबर से रफ कर देंगे, उसके बाद फिर से बना लेंगे, ठीक है ना? लेकिन डायग्राम एक बार सही बन गया तो आंसर सारे आपके हो गए। अब कहा गया, कृष्णा जो है सुरेश से भारी है, कृष्णा जो है सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का है। इसीलिए हमने राजू को सबसे बाद में लिखा था। कृष्णा जो है सुरेश से तो भारी है, लेकिन राजू से जो है वो क्या है, हल्का है। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे हल्का कौन है, तो यहाँ पे सबसे हल्का मतलब वही होगा जो सबसे पहले आया होगा। तो कौन है सबसे हल्का, जयस। सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का जो है वो जयस है। कौन है, जयस है। उम्मीद है आपकी सवाल ये समझ में आ गया होगा। सबसे हल्का कौन है, जयस है। अगर आपसे कहा जाए इसमें बीच में कौन है, सवाल अगर होता मध्य में कौन है या बीच में कौन है, तो मध्य में कौन है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, तो बीच में कौन आ गया, बीच में आ गए सुरेश। तो मध्य में कौन है, यहाँ पे मध्य में है सुरेश। तो एक ही सवाल में
एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सब के उत्तर आप आसानी से दे लेंगे अगर आप समझ रहे होंगे। ओके सुरेश, गुड, सुरेश वेरी गुड, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए। सबसे हल्का जयस है, मध्य में सुरेश है, तो ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो गई। वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवा समझिए, समझ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, है ना, इतना कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल, आगे बढ़ेंगे। एक नया सवाल है, सवाल को समझिए। कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? सॉल्यूशन, कुल विद्यार्थी कितने हो गए? जो कुल विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 35 है। क्लियर। आगे, लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है। लड़कियों में जो सुमन का स्थान है वो तीसरा है। ओके, लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है। लड़कों में अमित का स्थान पांचवा है। तो लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है, लोग कितने हैं? 35 हैं। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है। अब समझिए, यहाँ पे सुमन हमने लिख दिया, सुमन यहाँ पे सुमन का स्थान लड़कियों में क्या है? तीसरा है। तो एक तरफ क्या हो गई? एक तरफ लड़कियां हो गई, है ना, और एक तरफ क्या हो गए? लड़के हो गए। लड़कियों में जो स्थान है वो सुमन का क्या है? तीसरा है। क्या है? तीसरा है। लड़कों में अमित का स्थान पांचवा है। लड़कों में अमित का स्थान जो है वो कितना है? पांचवा है। इतनी बात समझ में आ गई। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है। इसका मतलब जो कक्षा में सुमन है वो अमित के क्या है? नीचे है। तो क्या करेंगे हम अमित को ऊपर कर लेंगे, हम अमित को ऊपर कर लेंगे। ओके, हम अमित को ऊपर कर लेते हैं। कहा गया सुमन का अमित का स्थान पांचवा है, सुमन का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है, तो ऊपर कौन होगा? अमित हो गया। लड़कों में अमित का स्थान क्या था? पांचवा था। सुमन जो है अमित से कितना है? एक स्थान नीचे है। ओके, कितने लोगों में? 35 लोगों में। आगे कहा गया कि कक्षा में कोई भी दो विद्यार्थी एक स्थान, कोई विद्यार्थियों का स्थान एक नहीं है, मतलब कोई भी रिपीट नहीं है, सबकी रैंकिंग एक है ना। कक्षा में अमित का स्थान कितना होगा? अब समझिए, यहाँ पे टोटल दो लड़की, अब यहाँ पे समझिए, अमित, लड़कों में अमित का स्थान पांचवा था लड़कों में, और लड़कियों में इसका स्थान कितना है? तीसरा है। तो 5 लड़के, 5 लड़के क्या होंगे? 4 लड़के पहले होंगे, पांचवा लड़का यहाँ पे क्या होगा? आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम डॉट बना दें तो 1 2 3 4 5, पांचवा कौन है? अमित है। पांचवा कौन है? अमित है। और अमित के जस्ट बाद में कौन है? यहाँ पे अमित के जस्ट बाद में सुमन है। यही तो कहा गया, अमित सुमन का स्थान अमित से एक कदम जस्ट नीचे है एक, तो अमित के बाद में सुमन होगी। सुमन का स्थान जो था वो लड़कियों में कितना था? तीसरा था। इसका मतलब जो सुमन से पहले लड़कियां होंगी वो कितनी रही होंगी?
सुमन से पहले लड़कियां कितनी होंगी? सुमन से पहले 2 लड़कियां और होंगी, तो 1 और 2 लड़कियां हमने और कर लिया, 2 लड़कियां हमने और पहले कर लिया। तो अब ये लड़कियां 2 और 3 4 5 6 7 टोटल 4 लड़के है ना। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, या ऐसे कर सकते हैं 5 लड़के थे और तीसरा स्थान किसका था? सुमन का, लड़कियों में। तो 5 और 3 8 हो गए, और 8 में से एक कॉमन घट जाएगा क्योंकि एक सुमन उसके बाद में जस्ट थी, सुमन उसके बाद में थी, तो अमित का स्थान क्या आ जाएगा? 7वां आ जाएगा। तो अमित का स्थान क्या हो गया? अमित का स्थान कितना हो गया? 7वां हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। टोटल 35 लोग थे, 35 में से लड़कों में अगर हम लड़के बात करें, तो अगर हम लड़कों की बात करें, मान लेते हैं ये पिंक कलर की लड़कियां 2 थी, है ना, और येलो कलर के ये बॉयज है 5। तो लड़कों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान अमित का था। तो लड़के अमित से पहले कितने रहे होंगे? 4 लड़के रहे होंगे, और लड़कियां कितनी रही होंगी? 2, क्योंकि तीसरी जो लड़की थी वो कौन थी? लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा था। तो देखो, पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, तो अमित का स्थान कितना हो गया? अमित का स्थान हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। तो कौन सा स्थान हो गया? 7वां हो गया। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आपकी आ गई होगी। जब इस प्रकार के सवाल दिए जाएंगे तो हम ऐसे आसानी से कर लेंगे। ओके बेटा, 7, वेरी गुड, ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैसे ही सवाल है यहाँ पे जैसा भी हमने पिछला बताया। टोटल 39 छात्र हैं, रवि सुमित के 7 स्थान आगे है। रवि जो है सुमित के 7 स्थान आगे है, तो सुमित लिखेंगे, और सुमित के 7 स्थान आगे, मतलब यहाँ पे अगर सुमित है उसके बाद में 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, 7 स्थान। सुमित से 7 स्थान आगे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सुमित से 7 स्थान आगे है ना। तो कौन आगे है? रवि। कौन है? रवि 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17 हो, अंतिम से 17 हो सुमित का स्थान, अब अंतिम से मतलब पीछे से, अंतिम यहां होगा कहीं पे, और यहां प्रारंभ होगा। प्रारंभ और अंतिम टोटल मिला के कितने लोग हैं? टोटल मिला के 39 लोग हैं। कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। सुमित और रवि के बीच में कितना गैप है? 7 का गैप है। कितना गैप है? 7 का गैप है। सुमित का स्थान अंतिम से 17 हो, अंतिम मतलब यहां से, तो यहां से अगर यहां से अगर 17वां स्थान हो अंतिम से, सुमित का स्थान कितना हो? 17वां हो, तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? मतलब इधर से तो 17 है, क्लियर? तो इधर से 17 हैं, तो 17 तो ये पहले से हो ही गए, इधर से 17 हैं, ठीक है ना। तो अगर इधर से 17 हैं तो बचे कितने? आप ऐसे समझ लीजिए, 39 में से कितने बचे? घटा दीजिए आप, टोटल कितने? 39 थे। अब इस टोटल 39 में से अगर ये हम घटा दें कितने? 17, तो 39 से जब हम 17 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 22 लोग। कितने? 22। कितने बचेंगे? 22। मतलब जो 22 लोग जो होंगे वो किधर से होंगे? इस तरफ से कितने होंगे? मतलब इधर से स्थान जो होगा उसका ये
22वां होगा। अब 22वें में से आप क्या करिए, 22 ये हो गया, इसमें एक ऐड होगा। अब 22 तो यहीं पे हो गए। अब 22 के बाद हमको क्या करना है, 22 के बाद 7वें स्थान पर और आगे है, तो 22 से 7 हम और जोड़ेंगे। 22 से हम 7 क्या कर देंगे, इधर से हमारा 22वां हुआ ना, तो इसने क्या कहा कि प्रारंभ से उसका स्थान कितना है, प्रारंभ से स्थान उसका कितना है। प्रारंभ से स्थान कितना है, तो इधर से टोटल स्थान कितना हो गया, ये हो गया 22। और जबकि कहा था कि जो सुमित है, सुमित से 7 आगे है, सुमित से 7 आगे है, रवि जो है वो सुमित से 7 आगे है, तो रवि जो है वो सुमित से 7 आगे है। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वें पे हो तो रवि का स्थान प्रारंभ से कहां पे होगा। अब हमें क्या करना होगा, 22 जो यहां पे आया था, उस 22 में 22 से हम 7 को घटा देंगे, 7 को घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, ये कल हमने आपको बताया था। तो 22 से 7 को जब घटाएंगे, प्रारंभ से स्थान निकाल रहे हैं, इस वजह से जो प्रारंभ से स्थान निकालेंगे तो इसकी पोजीशन कितनी हुई, 22वीं, और 7वां क्या हुआ, उसका अंतर था। तो 22 से 7 को घटाएंगे, बचेगा 15, और एक जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 16वां। तो प्रारंभ से उसका स्थान कितना हो गया, प्रारंभ से स्थान उसका 16वां हो गया। कितना हो गया, 16वां हो गया। तो ये रैंकिंग का भी सवाल है और इसमें भी आ जाएगा। उम्मीद है आप ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चीजें समझेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर। ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल। मोहन प्रवीण से बड़ा है, अभी छोटा बड़ा वाला आ गया। तो अभी हमने कहा नाम लिख लेंगे, क्या है, मोहन लिखा हमने, मोहन क्या है, प्रवीण से बड़ा है, बड़े को हम आगे लिखेंगे, मोहन जो है वो प्रवीण से बड़ा है, ठीक है ना। मोहन जो है वो बड़ा है, किससे, प्रवीण से। तो मोहन बड़ा हो गया, ये बड़ा इधर है, यहाँ पे छोटा है। तो मोहन बड़ा है प्रवीण से, सुरेश बड़ा है, सुरेश प्रवीण से छोटा है। इसका मतलब प्रवीण बड़ा होगा, प्रवीण क्या होगा, बड़ा होगा, सुरेश छोटा होगा। सुरेश प्रवीण से छोटा है। मिहिर जो है सुरेश से बड़ा है। अब मिहिर कहाँ आ जाएगा, सुरेश से बड़ा है परंतु प्रवीण से छोटा है। तो इसका मतलब सुरेश से पहले जो आएगा वो कौन आ जाएगा, रफ करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया सुरेश, और प्रवीण से, सुरेश जो है प्रवीण से छोटा हो गया। मिहिर जो है सुरेश से बड़ा है, सुरेश से बड़ा कौन है, मिहिर, सुरेश से बड़ा कौन है, मिहिर, परंतु प्रवीण से छोटा है, छोटा है तो प्रवीण के बाद में होगा। तो उन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो छोटा किधर था, छोटा दाईं तरफ था, सबसे छोटा कौन आ गया, उत्तर आपके पास है, सबसे छोटा सुरेश है। कौन है, सबसे छोटा सुरेश है। तो छोटा बड़ा के सवाल जब कभी भी आएगा, सबसे छोटा कौन है क्रम में, तो आसानी से आप कर लेंगे, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सुरेश है। अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा यहाँ पे मोहन है। कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे मोहन है। क्लियर। तो ये सब सवाल ऐसे आ जाते हैं, या ऐसे कह दे मिहिर का कौन सा क्रम है, मिहिर का कौन से क्रम पे है, या बड़े से या छोटे से सवाल में दे देंगे। तो कहा जाए मिहिर का कौन सा क्रम है, तो मिहिर का क्रम कौन सा है,
मिहिर का क्रम, अगर हम बड़े से बात करें तो यहाँ पे मिहिर जो है सुरेश से केवल बड़ा है, और छोटे से बात करें तो मिहिर मोहन प्रवीण दो से छोटा है, दो से छोटा है और सुरेश से बड़ा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके ओके। 1992 ये कौन सा सवाल लगाने लगे भैया? ओके, ये कौन सा सवाल लगा रहे हैं आप लोग हैं? ओके, ये क्वेश्चन कौन से करने लगे आप लोग? ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ इसमें छोटा बड़ा, और ये तीसरा आंसर आ रहा है। सर मुझे समझ में नहीं आया, ये छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? ओके, 3-3 कहाँ से आ गया आंसर भाई? आप लोग क्या करने लगे? ओके, समझ में नहीं आ। ओके, चलिए दोबारा समझाते हैं, समझ में नहीं आया तो। ओके, आप लोग जो बताया जाता है उतना करिए, फालतू क्वेश्चन मत करिए। ओके, फिर से बता रहा हूँ। ओके, देखिए ये जो हम सवाल लगा रहे हैं, ये हम ऑर्डरिंग के कर रहे हैं, क्रम से व्यवस्थित करने वाले कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले समझिए, इसमें जैसे कथन कहा जाता है, जैसे कोई बात होती है, हम उसको उसी अनुसार से लिखते रहते हैं। अब इसमें कहा गया कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है ना। तो अभी मैं एक सवाल और लेता हूं, फिर आप बताइए क्या वो भी समझ में नहीं आया है ना? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपकी समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप लोग लिखिए और देखिए। अब समझिए, पहले एक व्यक्ति है के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र मतलब 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चे हमने मान लिए, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, अभी नाम नहीं रखा है इसका कुछ, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा। सवाल के साथ समझते चलिए। एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं और पुत्रों के नाम है ए, बी, सी, डी तथा ई। ये इनके बच्चों के नाम हो गए। कहा गया है जिनमें सी जो है डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है। आप जितनी भी कंडीशन, जितने पूर्ण विराम मिलेंगे पेपर में, आप वहां पे सवाल को लगाते चलेंगे। 5 लोग, हमने पहला पूर्ण विराम मिला हमें यहाँ पे, हमने देखिए 5 डॉट बना लिए। फिर कहा गया जिनमें सी डी से बड़ा है, पूर्ण विराम मिला, मतलब एक कथन पूरा हो रहा है। अगर वाक्य पूरा है तो इसको पहले लिख लीजिए, सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। तो हम अगर मान लेते हैं सी कहा गया, सी जो है वो क्या है, डी से बड़ा है, और इसको मान लिया डी, ये हो गया बड़े का निशान। सी जो है डी से बड़ा है, इतनी कहानी हो गई। परंतु बी से छोटा है, और परंतु बी से छोटा है, तो बी से छोटा है इसका मतलब बी क्या होगा, सी से बड़ा होगा। कंडीशन यही लिखी थी, परंतु बी से छोटा है। अब आप समझिए, ए बी सी डी 5 व्यक्ति हैं या 5 लोग पुत्र हैं, सी जो है डी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, परंतु बी से छोटा है। लेकिन जो सी है वो बी से छोटा है, मतलब बी के बाद आ रहा है। क्लियर? जो बाद आएगा वो क्या होगा, वो छोटा ही होगा, जो पहले आएगा वो बड़ा होगा। अब आगे आते हैं, आगे तीसरा कंडीशन है बी ए और सी से बड़ा है। बी जो है ए और सी से बड़ा है, ए और सी से बड़ा है। बी जो है
सी से, बी जो है ए और सी से बड़ा है। अब सी तो यहाँ पे आ गया, सी यहाँ आ गया, ए कहाँ आएगा, सी से बड़ा है। अब बी जो है वो ए और सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा है, इसका मतलब ए कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं ए होगा, मतलब बी के बाद में होगा। कहाँ होगा हमें भी पता नहीं है, ये अभी हम लोग बाद में सेट करेंगे। क्लियर? तो बी जो है वो ए से बड़ा है। क्लियर? आगे कथन है बी ए से तथा सी से बड़ा है, सी से बड़ा है। तो आप देखिए इस कथन में जो बी है वो ए और सी दोनों के पहले आया हुआ है, तो बी जो है वो ए और सी से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पूर्ण विराम हो गया, हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे कह रहा है परंतु ई से छोटा है, ई से छोटा है, मतलब बी जो होगा वो ई के बाद आएगा। कहाँ आएगा? ई के बाद आएगा। तो बी जो है वो ई से छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? ई हो गया। बी ए और सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, ई से छोटा हो गया। ए डी से बड़ा है, ए जो है डी से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो डी से बड़ा है, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डी बड़ा ए से है। तो हम इनके क्रम को बदल देंगे, तभी सवाल हमारा सही हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, डी को यहाँ हटा के हम इसको ए कर देंगे और इसको डी कर देंगे। क्यों ऐसा किया हमने? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि सवाल कह रहा था कि जो डी जो सी जो ए है वो डी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। कहा गया ओके, मैं इसको रफ करता हूं और यहां पे देखिए कहा गया ए जो है वो डी से बड़ा है, ए जो है डी से बड़ा है, सी से छोटा है। तो सी से छोटा है मतलब सी के बाद में आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, ए से छोटा होगा। ए जो है डी से बड़ा है, ए जो है डी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, लेकिन सी से छोटा है। तो ए का मान कहाँ है, सी के बाद में है। तो कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब हम फिर से पूरा कथन पढ़ेंगे, समझिए। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग हो गए। ए बी सी डी, ए बी सी डी 5 लोग हो गए, हो गए। अब कहा गया जिनमें सी डी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है। देखिए बड़ा हो गया हमारा, सही है, पहला कथन हो गया। परंतु बी से छोटा है, जो सी है वो बी से छोटा है, दूसरा कथन भी हो गया। बी एस और सी से बड़ा है, जो बी है वो ए और सी से बड़ा है, दोनों के पहले आ रहा है, इसका मतलब कथन सही है। परंतु ई से छोटा है, तो बी का मान क्या होगा, ई के बाद आएगा, ई सबसे पहले आएगा, ये भी कथन हमारा सही है। लास्ट है ए जो है वो डी से बड़ा है, ए जो है डी से बड़ा है, मतलब ए जो मान आएगा वो डी से पहले आएगा, ये भी सही हो गया। और सी से छोटा है तो सी के बाद आएगा ए, ये भी सही हो गया। पूरा हमारा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे सुनिए। क्वेश्चन पहला था सबसे छोटा पुत्र कौन है। देखिए उत्तर, चित्र बनने के बाद कितना आसानी से हो जाएगा। सबसे छोटा पुत्र, पुत्र कौन है, यहाँ पे 5 पुत्र थे, छोटा कहाँ पे, छोटा इधर है ना, तो जो सबसे बाद में वही छोटा, सबसे छोटा डी, कौन, डी, एक उत्तर हो गया। सबसे बड़ा पुत्र कौन है, सबसे बड़ा पुत्र कौन है, जो सबसे पहले वही सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रश्न मध्य में कौन है, मतलब बीच में कौन है, मध्य क्रम में कौन है, मध्य मतलब बीच में, 5 लोगों के बीच में कौन है, देखिए यहाँ पे
ये सी वाला है। कौन है? सी वाला। हो गया आंसर। अगला है बी किस से छोटा है? बी किस किस से छोटा है? किस किस से छोटा है? किस किस से छोटा है? तो बी कहां पे है ढूंढा हमने? बी किससे छोटा है? बी केवल ई से छोटा है। बी केवल ई से छोटा है। बी केवल से छोटा है। बी केवल ई से छोटा है। ये भी आंसर हो गया। छोटे से दूसरे क्रम पर कौन है? छोटे से दूसरे क्रम पे, अब छोटा मतलब इधर से शुरुआत करेंगे, तो पहला क्रम और ये दूसरा क्रम, तो छोटे से दूसरे क्रम पे कौन है? ए। तो छोटे से दूसरे क्रम पर कौन है? तो छोटे से दूसरे क्रम पर कौन है? ए है। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। एक ही सवाल में 5 प्रश्न पूछे गए थे और ये पांचों उत्तर हो गए। ये आपकी बुक का 2010 में क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। हो गया? वेरी गुड। ओके, समझ में आ गया? समझा तो बेटा दिया है, बेटा समझा तो दिया है, कोशिश करिए समझने की। यस, 2010 में आया था। ओके ओके, मैंने समझा दिया है बेटा, कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको देखिए और समझिए। ये सवाल ऑर्डरिंग के होते हैं। सवाल में जैसे कथन होगा उसी के अनुसार इस सवाल को करना होता है। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा सवाल को आप करिए। सवाल में क्या बोला जा रहा था? सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति के 5 पुत्र थे, तो एक व्यक्ति के 5 पुत्र हमने बना लिए। देखिए ये 5 क्या थे? पुत्र हमने बना लिए थे। पांचों पुत्र के हमने ये बना लिए, 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र, 5 पुत्र। जो भी कहा जाता है वैसे आप डायग्राम बना लेंगे। फिर कहा गया आवाज बेटा आ रही है, बाकी को आ रही है, आपको भी आ रही होगी। और आप क्लास कौन सी कर रहे हो? यहाँ एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज ये कौन सा बात हो रहा है? मैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा, जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए। एक ही समय में एक काम किया करिए आप लोग। ऐसे जवाब देंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, कर क्या रहे हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि पांचों हमने पुत्र बना लिए। पांचों पुत्र हमने बना लिए। अब प्रश्न में पहले कहा गया है कि पहले प्रश्न में कहा गया सी डी से बड़ा है। सी जो है वो डी से बड़ा है। तो सी कहाँ आएगा? सी जो आएगा डी से पहले आएगा। तो हमने डी को यहां बना लिया। देखिए डी यहां बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला हमारा डी बन गया। डी वाला हमने यहां पे बना लिया। सी हमने यहां पे बना लिया। तो देखिए सी जो है वो डी से पहले आ गया। और यहां पे जब बड़ा था इस तरफ बना हुआ, तो बड़ा कहाँ होगा? वो हमेशा बाईं तरफ होगा। तो सी बड़ा है किससे? डी से बड़ा है। क्लियर? परंतु बी से छोटा है। अब सी तो जो है वो किससे छोटा है? बी से छोटा है। इसका मतलब सी जो होगा बी के दाईं तरफ आएगा, छोटे की तरफ आएगा। तब देखिए उससे पहले बाईं तरफ कौन आ गया? बी आ गया हमारा। सी किधर हो गया? दाईं तरफ। तो 3 चीजें हमने कर ली। बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। इतना काम हो गया। अगली कंडीशन में आइए। अगली कंडीशन में है बी ए से, बी जो है वो ए तथा सी से बड़ा है। अब बी जो है वो सी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है। तो अब यहाँ पे हमने कहीं पे ए बना दिया, लेकिन ए बनाएंगे कहाँ पे हम? ये सी के बाद में ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ए जो है सी से छोटा होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अगला लास्ट था परंतु ई बी से बड़ा है, परंतु ई बी से बड़ा है। तो ई कहाँ आ गया? वो बी से पहले आ गया। तो देखिए यहाँ पे पूरा डायग्राम हमारा बन गया कि सबसे जो पहले आया ये ही बड़ा था। जो सबसे पहले आया
वही हमारा बड़ा था। तो बड़ा कौन हो गया? बड़ा हम सबसे बाद में क्या आया? सबसे बाद में हमारा डी आया, तो डी हमारा सबसे छोटा हो गया। उम्मीद है चीज समझ में अब आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो आपकी समझ में बेटा आ जाएगा, क्योंकि आगे भी हम लोगों को बढ़ना है। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, और ये सवाल कुछ अलग हो गया। अभी तक हम लोग छोटा बड़ा देख रहे थे, यहाँ पे ये सवाल का तरीका थोड़ा सा बदल गया। पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं। यहाँ पे वृत्त का एक डायग्राम लिया गया है। किसका लिया गया है? एक वृत्त का है, जो वृत्त क्या है? पी क्यू आर एस। कितने लोग हैं इसमें? 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। तो कैसा है? वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले तो मैं एक वृत्त बना लेता हूं। सवाल समझिए। ओके, ये मैंने एक वृत्त बना लिया। एक वृत्त बना लिया, और वृत्त में केंद्र कहां होता है बेटा? वृत्त में केंद्र बिल्कुल बीच में होता है। 6 सदस्य, 6 सदस्य कौन कौन से? पी क्यू आर एस। तो हम कैसे करेंगे? हम इस प्रकार से 6 निशान लगा लेंगे, ठीक है ना? 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 और 6 निशान लगा लिए। सर्कल के जब सवाल आएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे। एक सर्कल बना लेंगे, जितने सदस्य होंगे उनको डॉट बना लेंगे, मतलब हमें यहीं पे उनको रखना है। ये बेसिक तरीका होता है, ठीक है ना? सबके केंद्र की ओर मुख है। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा होऊंगा तो मेरा फेस किधर होगा? इस तरफ होगा। मेरा चेहरा किधर होगा? इस तरफ होगा। मुख केंद्र की ओर है, तो मैंने सबके मुख इधर बना दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अच्छा एक चीज ये समझिए, जब मेरा मुख इधर है तो मेरा इधर क्या होगा? मेरा इधर दायां होगा। क्या होगा? इधर मेरा दायां होगा, और इस तरफ मेरा बायां होगा। मेन चीज यही समझना है आपको। अगर बायां कहा जाएगा तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर दायां कहा जाएगा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। समझ गए? अभी सवाल समझिए। पहला कंडीशन है आर जी एवं पी के बीच में बैठा है। अब हम कहीं पे जी और पी बना लेते हैं। मान लिया हमने जी यहां बना लिया और पी यहां पे बना लिया। आर जो है जी और पी के बीच में बैठा है, तो अब हम क्या करेंगे? इनके बीच में आर को बना लेंगे। क्लियर? कंडीशन पहली में कहा गया आर जो है वो जी और पी के बीच में बैठा है। कहीं पे भी बना लीजिए, अभी शुरुआत है तो आपके पास पूरा मौका है, फिर हम लोग चेंज कर देंगे। अब आगे आता है एम जो है पी और एस के बीच में बैठा है। एम जो है एम, अब यहां पे हमने एम बना दिया। क्या बना दिया? एम बना दिया। एम जो है किसके? पी और एस के बीच में बैठा है। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब कहा गया इस व्यवस्था में Q का स्थान क्या है? इस व्यवस्था में ओके, पी क्यू आर जी एस, एम तो है ही नहीं, एवं एम। ओके, 6 लोग थे, सॉरी। हाँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, Q का स्थान कहाँ है? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6। आर जो है, आर जो है, ओके ओके, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। देखिए, आर जो है जी और पी के बीच में है। जी और पी के बीच में है। एम जो है पी और एस के बीच में है। एम जो है पी और एस के बीच में है। आप समझिए, यहाँ पे ये पी पहले यहां से था, यहां पे समझिए। सवाल में कहा गया एम जो है पी और एस के बीच में है। पी तो हमने पहले यहां बना दिया, तो P के बीच में कौन है? M जो है P और S के बीच में है।
तो m जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ कौन होगा, यस होगा। अब देखिए कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई। जो m है वो p और s के बीच में है, r जो है वो g और p के बीच में है, और q कहाँ बचा, एक यही तो बचा, यही क्या होगा, q होगा। q का स्थान क्या है, तो जो q है वो g और s के बीच में है। q कहाँ है, q जो है s और g के बीच में है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया q जो है, q g, ये वाला g है ना, और ये वाला यस है, इन्हीं के दोनों के बीच में बैठा है कि नहीं बैठा हुआ है, देखिए ये q वाला, तो q g तथा यस के मध्य में है, यस के मध्य है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सर्कल के सवाल अगर आते हैं तो उनको हम इसी प्रकार डायग्राम में करेंगे। ओके ओके गुड, ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको हम लोग जब रिवीजन की क्लास कराएंगे तो वहां पे फिर आपको हम समझा देंगे। अभी हमें आगे बढ़ना है और बहुत सी चीजें आपको और नई बतानी है, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपकी समझ में आ गया, जो Q है वो G और S के बीच में है, ठीक है ना, वेरी गुड। ये हमारा Q आ गया, G और S के बीच में है। अगला सवाल लेते हैं। ऐसे ही सवाल है, अभी हम लोग सर्कल में थे, चलिए सर्कल वाला ही लगा लीजिए पहले। चलिए एक सर्कल का सवाल मैं और देता हूं, ओके ये वाला कर लीजिए आप। चेंज है, सर्कल का सवाल मैं भी होमवर्क में दे दूंगा, उसको आपको करना है आपकी बुक का, ठीक है ना। यहां समझिए, अभी तक हम सर्कल वाला कर रहे थे, यहां सवाल अलग है। 6 विद्यार्थी ABCD एक कतार में खड़े हैं। कतार मतलब एक लाइन, कितने लोग हैं, 6 लोग। तो पहले तो एक लाइन बना लेंगे और 6 डॉट बना लेंगे यहाँ पे। तो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और 6 लाइनें, मतलब 6 लोग ये खड़े हैं कतार में, है ना। जितने लोग कहा जाएगा उतना हम काम करते हैं, और इन सवालों में जैसे जैसे स्टेटमेंट होते हैं, जैसे जैसे वाक्य पे पूर्ण विराम मिलता है, वैसे वैसे हम चित्र बनाते हैं। समझिए, ABCD F एक कतार में खड़े हैं, हमने बना लिया, 6 लोग खड़े हैं। अब कहा गया BGD के बीच में है, तो हम मान लेते हैं G यहाँ पे है और D यहाँ पे है और B इनके बीच में आ गया, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हम कहीं पे भी मान लेंगे, फिर हम चेंज करते हुए चलेंगे आगे। B जो है G और D के बीच में है, B जो है G और D के बीच में है बीच में कि नहीं है। B जो है वो G और D के बीच में है। आगे E जो है A और C के बीच में है। अब E जो है, अब फंस गया मैटर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे E लेंगे तो यहाँ पे नहीं बचा, तो क्या करेंगे हम, तुरंत पेपर में इरेजर लेंगे और इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और एक लाइन इधर हम और बढ़ा देंगे। समझिए तरीका, है ना, या बीच में फंसेगा तो बीच में लाइन बढ़ा देंगे। अब क्या कहा गया, ई जो है ए और सी के बीच में है। अब यहाँ पे ई कहीं मान लेते हैं, ई यहाँ पे है, मान लिया अभी हमने ई यहाँ पे है, तो ए इधर होगा या तो ए इधर होगा, दोनों में से ए कहीं पे भी हो सकता है। अभी हमने ए को इधर माना, सी को इधर माना। ई जो है ए और सी के बीच में आ गया। ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, जो ए है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है ना, बगल में नहीं खड़ा है, वेरी गुड। आगे आइए, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो है वो डी की बगल में नहीं खड़ा है, सी और डी एक दूसरे के पास में नहीं है, ये भी हमारा हो गया। एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के बीच में होगा, 3 3 6 AEC, ओके हाँ,
यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जी आया और जी यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, जी यहाँ पे है ही नहीं, इस वजह से होगा। तो जी क्या होगा, जी जो हमारा है उसको एफ कर लीजिए, जी को आप एफ कर लीजिए, जिससे सवाल हम सही कर लें। क्लियर? जी को हम क्या कर लेंगे, जी को हम सही कर लेते हैं, जी को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये जी ना होके इसको हम रफ करते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ओके, ये हमारा एफ हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एफ हो गया। क्लियर? वेरी गुड, आगे इतनी बात समझ में आ गई? तो B जो है F और D के बीच में है। अब B जो है F यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, क्या, यहाँ पे हमें इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं F। क्लियर? अब फिर से देखिए, B जो है F और D के बीच में है, B जो है F और D के बीच में है। ओके, अगला कंडीशन ये हमारा सही हो गया। E जो है A और C के बीच में है, E जो है A और C के बीच में, ये भी कंडीशन सही। आगे है ए एफ और या डी के बगल में नहीं है, ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं है, ये भी कंडीशन सही हो गई। सी डी के बगल में नहीं है, सी जो है डी के बगल में नहीं, नहीं। एफ निखिल में से कौन से जोड़ों के बीच में है, एफ किसके बीच में है, एफ जो आ गया हमारा यहाँ पे आ गया, एफ जो है सी तथा बी के बीच में है। कहाँ है, सी तथा बी के बीच में है। कहाँ है, सी तथा बी के बीच में है। समझ गए? इनके लिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तब आपका आसानी से होता रहेगा। चित्र जब एक बार बन जाएगा तो आंसर आसानी से आप